वेलकम बैक। ऑपरेटिंग सिस्टम के नेक्स्ट ट्यूटोरियल में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आई एम शहजाद और मेरा ताल्लुक़ सिटी कॉलेज ऑफ साइंस एंड कॉमर्स से है। आइए नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में आज हमने फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ने हैं। तो फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम को तो आपको पता है कि क्या है कि ये एक हमारा एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है जो कि हमारे कंप्यूटर को मैनेज करता है, कंट्रोल करता है, उसके तमाम कंपोनेंट्स को कंट्रोल करता है। वो तो उस ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शंस क्या हैं वो आज हमने फंक्शंस के बारे में पढ़ना है। तो उन फंक्शंस में जो पहला फंक्शन आज हम देखते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम वर्क करता है एज एन एक्सटेंडेड मशीन। देखें जी, ऑपरेटिंग सिस्टम वर्क्स एज एन एक्सटेंडेड मशीन। एक्सटेंडेड मशीन का मतलब ये हुआ कि एक इजाफी मशीन के तौर पर काम करता है। लफ्ज़ी मतलब अगर देखा जाए तो कि वो ऑलरेडी तो एक मशीन है, कंप्यूटर एक मशीन होता है, लेकिन उसके अंदर एक ऐसी मशीन है जो कि सॉफ्टवेयर होता है। वो क्या करता है कि आपके जो यूज़र कमांड्स होती हैं उनको मशीन कोड में कन्वर्ट करता है, ट्रांसलेट करता है, सो दैट कि कंप्यूटर जो है वो डायरेक्टली अंडरस्टैंड कर सके। देखिए जी, आपको पता है कि कंप्यूटर हाई लेवल लैंग्वेज के कोड को एक्सेप्ट नहीं करता। कंप्यूटर जो एक्सेप्ट करता है और जो अंडरस्टैंड करता है वो लो लेवल यानी कि मशीन कोड को करता है। हम जो कमांड्स देते हैं, जो यूज़र कमांड्स देते हैं, वो कमांड्स होती हैं हाई लेवल लैंग्वेज में, तो उसको लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट किया जाता है ताकि वो कंप्यूटर उसको क्या कर सके, जल्दी से और आसानी से अंडरस्टैंड कर सके। तो ये जो कन्वर्जन होती है, ये कन्वर्जन एक्चुअल में कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। इसलिए उसे कहा गया है कि कंप्यूटर के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम एक एक्सटेंडेड मशीन के तौर पर काम करता है। बाद में फिर वो प्रोसेसर जो होता है, जब वो कन्वर्जन हो जाती है, फिर उसको क्या करता है, वो ट्रांसलेट, उसको फर्दर एग्जीक्यूशन उसकी करता है। और एग्जीक्यूशन के बाद जो भी आउटपुट आती है, फिर ऑपरेटिंग सिस्टम की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उस आउटपुट को वापस किस फॉर्म में ले आए, ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में। क्योंकि हमें फिर वो मशीन कोड जो कि 0 1 के फॉर्म में होता है वो समझ नहीं आता। कंप्यूटर जब कोई टास्क परफॉर्म करता है तो वो मशीन कोड को प्रोसेस करता है सीपीयू, और उसका आंसर जो होता है वो दोबारा उसी मशीन कोड में दिया जाता है। अब अगर आउटपुट वैसे ही मशीन कोड की फॉर्म में हमें दिखाई जाए तो हमें समझ नहीं आएगी, ह्यूमन को समझ नहीं आएगी। तो इसलिए उसको फिर किस में किया जाता है, उसको वापस उस फॉर्म में किया जाता है कन्वर्ट, जिस फॉर्म में वो ह्यूमन बीइंग्स अंडरस्टैंड कर सकते हैं और उनके लिए रीडेबिलिटी आसान होती है, अंडरस्टैंड करना आसान होता है। फॉर एग्जांपल अगर समझा जाए तो इनपुट आउटपुट ऑपरेशन फाइल्स के ऊपर जब किए जाते हैं तो उनमें क्या होता है कि जो फाइल होती है वो उस ऐसी फॉर्म में रखी जाती है कि वो यूज़र इजीली उसे क्या कर सके, देख सके। अब बैकएंड पे क्या कुछ हो रहा होता है सिस्टम के अंदर, कौन कौन सा कोड मैनेज हो रहा होता है, वो ऑपरेटिंग सिस्टम उस चीज़ को यूज़र से हाइड करता है। फॉर एग्जांपल आपके पास कोई C++ के प्रोग्राम की एक फाइल है, तो आपके सामने जो चीज़ होगी वो आपके रीडेबिलिटी के लिहाज से होगी, यानी कि जो चीज़ आप रीड कर सकते हैं उसने आपको उसी फॉर्म में कन्वर्ट करके देना है। लेकिन बैकएंड पे जब आप प्रोग्राम टाइप कर रहे होते हैं तो बैकएंड पे एक्चुअल में वो काम नहीं हो रहा होता जो आपके सामने हो रहा होता है। बैकएंड में सारा काम किस में हो रहा होता है? मशीन कोड में हो रहा होता है, और वो मशीन कोड आपसे हाइड किया जाता है। ये सारा काम कि आपको आपकी फॉर्म में फाइल्स प्रोवाइड करना और कंप्यूटर को कंप्यूटर की फॉर्म में कन्वर्ट करके देना, ये सारा कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम ही मैनेज कर रहा होता है। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास है, इसी स्लाइड को देखते हैं एक डायग्राम के थ्रू, कि हम यूज़र कमांड्स हम देंगे। यूज़र कमांड्स देने के बाद जो ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, ये एक एक्सटेंडेड मशीन है, समझ लें कि वो यूज़र कमांड हमसे एक्सेप्ट करेगा और उसको कन्वर्ट कर देगा मशीन कोड को। ये मशीन कोड जो होगा ये फर्दर जो हमारा कंप्यूटर है ये उसको अंडरस्टैंड करेगा, सीपीयू इसको प्रोसेस करेगा और जो भी इसके रिगार्डिंग आउटपुट आएगी इस मशीन कोड के रिगार्डिंग वो आउटपुट देगा। फिर वो आउटपुट वापस किसके पास आएगी? ऑपरेटिंग सिस्टम के पास। वो ऑपरेटिंग सिस्टम उस आउटपुट को किस फॉर्म में ले आएगा? ह्यूमन रीड, जो कि यूज़र कमांड्स थी तो वो ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में ले आएगा। इसमें जो एरो है वो यूज़र कमांड्स की तरफ है, तो समझ लें कि ये ह्यूमन रीडेबल फॉर्म होगी, जनरल फॉर्म की हम बात कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट, ऑपरेटिंग सिस्टम एज ए यूज़र इंटरफेस। यूज़र इंटरफेस, देखिए आपको पता है कि इंटरफेस क्या होता है? एक ऐसा मीडियम होता है जिसके थ्रू आप क्या करते हैं, कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट करते हैं, या किसी भी चीज़ के, किसी भी पर्सन के से इंटरेक्ट करते हैं, तो बीच में कोई मीडियम यूज़ होता है। अगर आप किसी साथ अपने दोस्त से बात कर रहे हूँ तो आपकी जो आवाज़ उसके कान तक जाती है वो कैसे जाती है? साउंड वेव्स के थ्रू जाती है। मीन्स के दरमियान में जो एयर होती है वही मीडियम होता है जो कि आपकी आवाज़
को पहुंचाता है उसके कान तक। तो मीडियम मीन्स कि जब आप कंप्यूटर से बात कर रहे हैं, कंप्यूटर पे कोई टास्क परफॉर्म करना चाहते हैं या कंप्यूटर से कोई हेल्प लेना चाहते हैं, तो आप अपना जो प्रॉब्लम है वो कंप्यूटर को किस तरह देंगे, तो वो आपको एक इंटरफेस देता है। उस इंटरफेस के थ्रू आप क्या करते हैं जी, उसके साथ कम्युनिकेट करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, और फिर उसको क्या इंटरफेस के थ्रू जब आप अपना टास्क अपना जो प्रॉब्लम है वो देते हैं, तो कंप्यूटर उसको एक्सेप्ट करता है और उसका सोल्यूशन, जो पॉसिबल सोल्यूशन होता है, वो फाइंड आउट करता है। अब यूज़र इंटरफेस भी जो डिफरेंट काइंड्स के होते हैं, कमांड लाइन भी होता है और ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस भी होता है। कमांड लाइन में आपको पता है कि आप क्या करते हैं, उसके ऊपर डायरेक्ट टाइप करते हैं एक कमांड, जो कि पहले होता था डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर। लेकिन जो GUI होता है, जैसे हम GUI इंटरफेस भी कहते हैं, इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है कि ग्राफिक्स होते हैं, आइकॉन्स होते हैं, ये सारे। तो कोई भी इंटरफेस वो आपको क्या करता है, प्रोवाइड करता है। अगर डायग्राम देखी जाए तो डायग्राम में सबसे नीचे होता है हार्डवेयर। हार्डवेयर के ऊपर हम अपना ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं। फिर ऑपरेटिंग सिस्टम ही आपको क्या प्रोवाइड करता है, यूज़र इंटरफेस। फिर यूज़र इंटरफेस को देख के ही, ये देखें, ऑपरेटिंग सिस्टम ही यूज़र इंटरफेस दे रहा है, और यूज़र इंटरफेस को यूज़र जो होगा ना, उस इंटरफेस के थ्रू इस हार्डवेयर के, इस मशीन के साथ क्या करेगा, इंटरेक्ट करेगा। ठीक है, ओके। अब आगे मज़ीद हम देखते हैं कि हमारे पास यूज़र इंटरफेस के हवाले से ऑपरेटिंग सिस्टम क्या क्या काम करता है। एक तो ये एंड यूज़र्स जो होते हैं वो कंप्यूटर को क्या करते हैं, एक सेट ऑफ एप्लीकेशंस की फॉर्म में देखते हैं। देखें जी, आपके सामने कंप्यूटर होता है, तो आपके सामने जब कंप्यूटर है तो उसमें डिफरेंट काइंड्स ऑफ एप्लीकेशंस इंस्टॉल होती हैं, बहुत सारे सॉफ्टवेयर उसके अंदर इंस्टॉल होते हैं, सेट ऑफ एप्लीकेशंस होती हैं। आपको उसी फॉर्म में नज़र आ रहा होता है कि ये अब सीट, अगर आप विंडोज़ खोल लें या आप दिस PC खोलते हैं, तो उसके अंदर फर्दर पार्टीशंस की होती हैं, वो आइकॉन्स होते हैं, ग्राफिक्स होते हैं। इंटरफेस के थ्रू आपको हर चीज़ पता होती है, और सेट ऑफ एप्लीकेशंस आपको नज़र आ रही होती हैं। अगर आप प्रोग्राम फाइल्स में जाएं तो सारे प्रोग्राम्स इंस्टॉल्ड होंगे और सेट ऑफ एप्लीकेशंस वहाँ पर आपके साथ अवेलेबल होंगी, वो आपको नज़र आ रहे होंगे। तो वो बैकएंड पे क्या कुछ हो रहा है, ऑपरेटिंग सिस्टम ने वो क्या किया हुआ है, हाइड किया हुआ है। उससे आपका कोई सरोकार नहीं है। आपने जब उस मशीन को यूज़ करना होता है तो उसके लिए जो जो चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं वही आपके सामने लाई जाती हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम सर्विसेज प्रोवाइड करता है, प्रोग्राम्स डिवेलप। देखें, जो प्रोग्रामर्स होते हैं वो फिर क्या करते हैं, उसी सिस्टम पे बैठ के, देखें इस कंप्यूटर को, जो कंप्यूटर मैं यूज़ कर रहा हूँ, इसके अंदर भी एक प्रोग्राम सिस्टम सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है। वो भी ज़ाहिर है किसी और मशीन पे बनाया गया होगा, फिर इसके अंदर इंस्टॉल किया गया ताकि ये मशीन भी, ये जो कंप्यूटर है, ये भी क्या हो, इस काबिल हो सके कि इसे यूज़र्स क्या कर सके, यूज़ कर सकें। तो इट मीन्स पहली बात तो ये कि अगर आप एक प्रोग्राम किसी एक मशीन पर बनाते हैं तो उसको दूसरी मशीन पर भी चला सकते हैं। ऑब्वियसली इसके अंदर जो ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल है इसमें लैपटॉप के अंदर, तो वो किसी दूसरे सिस्टम पे बनाया गया होगा, तो उसको यहाँ पर इंस्टॉल किया गया है। सिमिलरली ये सर्विसेज कंप्यूटर्स हमें देते हैं, यानी कि मेरा लैपटॉप मुझे ये सर्विस देता है कि मैं यहाँ पर प्रोग्राम्स बना सकता हूँ। हम C++ के प्रोग्राम्स बनाते हैं, या VB के प्रोग्राम्स बनाते हैं, या जावा के प्रोग्राम्स बनाते हैं, तो ऑब्वियसली वो हमें सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं उस जो सिस्टम्स होते हैं। और फिर वो जो हम प्रोग्राम बनाते हैं वो किसी और सिस्टम पे भी क्या कर सकते हैं, हम उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो इसलिए कह रहे हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड सर्विसेज टू डेवलप प्रोग्राम्स डेवलप करने के लिए हमें सर्विसेज देता है। हाँ, लेकिन इस ऑपरेटिंग सिस्टम ये हमें टूल्स प्रोवाइड नहीं करता। मतलब जो टूल्स हम यूज़ करते हैं, एडिटर हो गया, डिबगर हो गया, वो सारे टूल्स जो होते हैं, वो सारे टूल्स इस ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट नहीं होते। वो हमें बस इसके साथ दिए जाते हैं। मीन्स कि हम अगर उनको इस ऑपरेटिंग सिस्टम पे इंस्टॉल करें तो इस काबिल होते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम उनके साथ मिल के हमें सर्विसेज देता है कि हम फिर उन सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हैं, वो यूज़ होने के काबिल हो जाते हैं, और हम उसको ऊपर प्रोग्राम्स क्या करते हैं, टाइप करते हैं। OS hides the details of hardware and provide the interface to the programmer to use the system। मीन्स कि वो हार्डवेयर की डिटेल्स को हाइड कर देता है, क्योंकि हार्डवेयर की से हमें कंसर्न नहीं होता। हमें हमारे टास्क से, हमारे प्रॉब्लम से, कि हमारा प्रॉब्लम सॉल्व होना चाहिए। प्रोवाइड द इंटरफेस टू द प्रोग्रामर टू यूज़ द सिस्टम, और सिस्टम को यूज़ करने के लिए वो हमें क्या प्रोवाइड करता है, एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है। अच्छा जी, OS एज रिसोर्स मैनेजर, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एज एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, तो इसको अच्छे से आप लोगों ने समझना है कि रिसोर्स हम ऑलरेडी लेक्चर 1 में कवर कर चुके हैं। प्रोसेस और रिसोर्स की डेफिनेशन, कि प्रोसेस क्या होता है, अ प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन इज कॉल्ड प्रोसेस। और रिसोर्स क्या होता है, रिसोर्स कोई भी कंपोनेंट, वो इधर के हार्डवेयर कंपोनेंट है या सॉफ्टवेयर कंपोनेंट है, वो क्या होता है, वो हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर कंपोनेंट एक्चुअल में जो कि आपकी किसी भी टास्क को परफॉर्म करने में इन्वॉल्व होगा, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में इन्वॉल्व होगा सिस्टम में, वो उस सिस्टम का क्या कहलाता है, रिसोर्स कहलाता है। हर हार्डवेयर कंपोनेंट जो कि आपके सिस्टम का एक हार्डवेयर रिसोर्स होता है। और सॉफ्टवेयर में जो सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज होते हैं, वो उनमें फॉर एग्जांपल अगर आपने कोई वीडियो प्ले करनी है तो उसके लिए आपको एक वीडियो प्लेयर चाहिए, तो वो एक सॉफ्टवेयर रिसोर्स है, वो आपके पास होगा, वो एक सॉफ्टवेयर है, वो होगा तो वो वीडियो प्ले कर सकते हैं आप।
ठीक हो गया। तो इस तरह जो है एंटीवायरस यूटिलिटी प्रोग्राम्स होते हैं, ये भी रिसोर्सेज ही होते हैं किसी हद तक। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है जी ऑपरेटिंग सिस्टम रिसोर्स मैनेजर के तौर पर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जितने भी ये रिसोर्सेज होते हैं, आया कि CPU है, रैम है या स्टोरेज है, ये सारे रिसोर्सेज को मैनेज करने के लिए क्या यूज़ होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो वही उनको कंट्रोल भी करे और मैनेज भी करे। अच्छा, अब ऑपरेटिंग सिस्टम ने कंट्रोल करना होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम कंट्रोल्स द एलोकेशन एंड डी एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। देखें, ये रिसोर्सेज अगर हम ऊपर वाले 3 रिसोर्सेज की बात करें, किस किस की, CPU की, रैम की और स्टोरेज की, कि कब कौन से यूज़र को, फॉर एग्जांपल मल्टी प्रोसेसिंग सिस्टम में जब मल्टीपल टास्क एक टाइम में परफॉर्म हो रहे होते हैं, उन उन तमाम टास्क में कोई क्लैश ना आए, तो ऑपरेटिंग सिस्टम ने डिसाइड करना होता है कि कब किसको कितना CPU, रैम और स्टोरेज देनी है और किस किस जगह पे हमने रैम में कौन कौन सी जगह पे उसको रखना है। जब वहाँ हम उसको रख लेंगे, उसके बाद जो है फिर क्या करते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम उनको कंट्रोल करता रहता है। कंट्रोल करने का मतलब जब एक रैम के अंदर एक प्रोग्राम आ जाएगा, उसकी जगह पे फिर कोई और नहीं आएगा, यानी कि उसकी सिक्योरिटी भी फिर उसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो ओवरऑल के कौन से रिसोर्स किस यूज़र या किस प्रोग्राम को देने हैं और फिर डी एलोकेट कब उनसे करने हैं, मीन्स उनके वापस उनसे कब लेने हैं, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ऑपरेटिंग सिस्टम की। ये ऑपरेटिंग सिस्टम उसे क्या करता है, मैनेज करता है। फॉर एग्जांपल मेन फ्रेम सिस्टम्स के अंदर देयर मे बी मैनी रिक्वेस्ट ऑफ डिफरेंट यूज़र्स। मेन फ्रेम सिस्टम में बहुत सारे यूज़र्स होते हैं, काम कर रहे होते हैं, जो कि उनके हर एक की डिफरेंट रिक्वेस्ट होती हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम ने डिसाइड करना होता है कि किस कोई भी रिसोर्स, इधर के वो CPU है, रैम है, स्टोरेज है या प्रिंटर कोई और रिसोर्स है, वो हमने कब किसको एलोकेट करना है, यूज़र को या प्रोग्राम को, दैट नो कन्फ्लिक्शन विल अकर, कि किसी भी तरह की कोई कन्फ्लिक्शन अकर ना हो सके, उसके अंदर कोई कन्फ्लिक्शन पैदा ना हो, कि तमाम टास्क जो हैं वो सक्सेसफुली कंपाइल हो जाएं। जो दूसरी एग्जांपल है वो प्रिंटर है। नेटवर्क के ऊपर आपने कोई प्रिंटर इंस्टॉल किया हुआ होता है, तो वो जो प्रिंटर होता है, उस प्रिंटर को इंस्टॉल करने के बाद मकसद होता है नेटवर्क प्रिंटर का कि आपने जितने भी PC हैं उसके ऊपर 1 या 2 प्रिंटर इंस्टॉल किए हैं, तो सारे लोग उसे शेयर करें। अच्छा, अब हर जगह से अगर कमांड आने लग जाए, तो ऑपरेटिंग सिस्टम ने ये डिसाइड करना होता है कि कब कौन से यूज़र को प्रिंटर की एक्सेस दी जाए और किस सीक्वेंस में वो जॉब्स जो हैं, वो कमांड जो आई हैं डिफरेंट सिस्टम, उनको किस सीक्वेंस में रखा जाए और उन्हें एग्जीक्यूट किया जाए, क्योंकि सारी कमांड्स एक ही टाइम में प्रिंटर एग्जीक्यूट नहीं करेगा और ना ही सारी जॉब्स एक ही टाइम में प्रिंट होंगी, इसलिए उनकी ऑर्डरिंग करनी पड़ेगी और ये ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी, ऑपरेटिंग सिस्टम की होगी। नाउ नेक्स्ट, जो ऑपरेटिंग सिस्टम आल्सो मैनेज एंड कंट्रोल द फ्लो ऑफ डाटा बिटवीन द डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ प्रोसेस। देखें, आर प्रोसेसेस, ये हम पहले पढ़ चुके हैं, इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन IPC के डिफरेंट प्रोसेस आपस में डाटा कम्युनिकेट करते हैं जब वो एग्जीक्यूशन स्टेट में होते हैं, कि एक फंक्शन की जो आउटपुट होती है वो दूसरे फंक्शन के लिए इनपुट के तौर पर काम कर सकती है। अब ये जो डाटा शेयर होगा इनके दरमियान, ये ऑपरेटिंग सिस्टम ने क्या करना होगा, ये जो फ्लो ऑफ डाटा है, ये डाटा शेयरिंग है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम ने ही क्या करनी होती है, कंट्रोल करनी होती है। या डिफरेंट कंपोनेंट, जैसे आप कीबोर्ड से कोई इनपुट देते हैं तो वो इनपुट जाती है डिफरेंट कंपोनेंट में, CPU के पास भी जाएगी, रैम में भी जाएगी, तो ये एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट तक जो डाटा आपका फ्लो करता है, इसको कंट्रोल करना भी किसका काम होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम का काम होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम डिसाइड्स हाउ मच CPU टाइम इज टू बी डिवोटेड टू विच यूज़र प्रोग्राम। देखिए, ये CPU ने डिसाइड करना होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम में डिसाइड करना होता है कि CPU का कितना टाइम जो है वो कौन से यूज़र प्रोग्राम को दिया जाएगा या किस सीक्वेंस में, यानी कि डिफरेंट एल्गोरिदम्स आइए आगे हम डिटेल के साथ पढ़ेंगे, जो कि CPU टाइम एलोकेशन में क्या करते हैं, यूज़ होते हैं, कि किस प्रोग्राम को कितना CPU टाइम दिया जाता है। द मेन पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग, अच्छा, जब हम पावर ऑन करते हैं तो हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम का जो मेन पार्ट होता है वो लोड होता है मेन मेमोरी यूनिट के रैम में लोड होने के उसे हम कर्नल या न्यूक्लियस भी कहते हैं। तो वो कर्नल जब लोड होता है उसको भी मेमोरी में कहीं ना कहीं जगह दी जाती है। अब वो उसको जो मेमोरी एलोकेट होती है वो कौन करता है, वो भी ऑपरेटिंग सिस्टम ही करता है। अच्छा, इस कर्नल के साथ साथ कुछ सिस्टम प्रोग्राम्स भी होते हैं जो कि शुरू में सिस्टम के लिए लाजमी होता है कि उनको भी क्या करें, वो लोड करें, वो भी क्या होते हैं, वो भी लोड होते हैं। व्हेन कर्नल एंड अदर प्रोग्राम्स आर लोडेड into the main memory, then it takes off the hardware and keep controlling। तो उसमें ये होता है कि उसने हार्डवेयर को देखना होता है और उसको कंट्रोल भी करना होता है। अब ये जो एलोकेशन होती है, ये लास्ट पॉइंट अगर गौर से समझें
जो असल मकसद था इन 2 पॉइंट्स को लिखने का, कि द एलोकेशन ऑफ मेन मेमोरी इन दिस केस, किस केस में, कि आपका कर्नल लोड हुआ या दूसरे प्रोग्राम्स लोड हुए, जाहिर है उनको भी मेन मेमोरी चाहिए थी, मेन मेमोरी एक रिसोर्स है, तो ये रिसोर्स की जो एलोकेशन होगी इस केस के अंदर वो वैसे ही कंट्रोल करेगा विद द हेल्प ऑफ मेमोरी मैनेजमेंट कंपोनेंट, या एमएमयू एक मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट होता है, उसके थ्रू के उसने मेमोरी को मैनेज करना होता है। ओके जी, थैंक यू सो मच। यहाँ तक अगर कोई बात समझ ना आई हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। तो इस टॉपिक को अच्छे से कवर कर लेना है, इसको साथ ही तैयार कर लेना है। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अपना ख्याल रखें। गुड बाय।